कहानी की शुरुआत होती है यह खूबसूरत आइलैंड हवाई सेवाएं। एक आदमी बेहद घबराया हुआ बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए एक लेटर बॉक्स की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक लिफाफा है। वो बस उसे ड्रॉप करने ही वाला होता है कि अंधेरे से एक नीली वैन आती है, उसे जोरदार टक्कर मारती है और गायब हो जाती है। तभी सीन बदलता है और एंट्री होती है जेम्स की। जेम्स एक टफ मरीन ऑफिसर है। वो पानी के अंदर अपने कैडेट्स को सांस रोकने की ट्रेनिंग दे रहा है। जब सारे कैडेट्स एक एक करके हाँफते हुए पानी से बाहर आ जाते हैं तो जेम्स चिल्लाता है, क्या यही तुम्हारी औकात है? वो उनके इस ढीले रवैये पर भड़क ही रहा होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। पुलिस उसे उसी डेड बॉडी को दिखाने के लिए बुलाती है। पुलिस के लिए यह एक सिंपल हिट एंड रन का केस था। जेम्स बॉडी देखता है, चेहरा बिल्कुल सपाट। वह घर लौटता है, किचन में जाता है और रात का खाना बनाते हुए अपनी वाइफ से बड़े ही ठंडे रूखे लहजे में कहता है, आखिरकार वॉल्टर ने खुद को मरवा ही लिया। और यहाँ पता चलता है कि वो मरा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स के सगे पिता थे। उसकी वाइफ चौंक कर पूछती है, क्या तुमने ओक्लाहोमा में जॉनी को फोन किया? जेम्स बस इतना कहता है, वो मेरा फोन नहीं उठाता। अब सीन शिफ्ट होता है जेम्स के छोटे भाई जॉनी पर, जो एक शातिर डिटेक्टिव है, लेकिन इस वक्त उसकी पर्सनल लाइफ में जबरदस्त रायता फैला हुआ है। उसकी गर्लफ्रेंड वेलेंटीना अपना सामान समेटकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। जॉनी घबराकर कहता है, अरे हुआ क्या है? कम से कम बात तो करो। वेलेंटीना गुस्से में पलटती है, अच्छा अब तुम्हें बात करनी है? जब मैं रो रही थी तब कहाँ थे तुम? जॉनी माफी मांगता है तो वो पूछती है, जॉनी आज कौन सा दिन है, पता भी है तुम्हें? जॉनी भूल चुका था कि आज उसका बर्थडे था। वेलेंटीना बिना पीछे मुड़े दरवाजा बंद करके चली जाती है। जॉनी अभी इस झटके से उबरा भी नहीं था कि जेम्स की वाइफ ईला का फोन आता है। उसकी आवाज भारी है, जॉनी पापा नहीं रहे, कल उनका फ्यूनरल है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम आओगे। लेकिन जॉनी के दिल में कड़वाहट भरी है। वो कहता है, ईला मैंने 10 साल से जेम्स की शक्ल नहीं देखी और 20 साल से हवाई नहीं आया, मैं नहीं आ रहा। और वो फोन काट देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जॉनी जैसे ही बाथरूम में जाता है, दो अजनबी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। ठंडी आवाज में वे पूछते हैं, तुम्हारे बाप वॉल्टर ने तुम्हें एक पार्सल भेजा था, कहाँ है वो? जॉनी कहता है, दिमाग खराब है क्या? बचपन के बाद से मेरी उससे बात तक नहीं हुई। तभी उनमें से एक गुंडा अपनी शर्ट के बटन खोलता है। सीने पर एक बड़ा सा ड्रैगन का टैटू था। जॉनी समझ जाता है कि ये कोई मामूली चोर नहीं बल्कि याकुजा के खतरनाक शूटर हैं। फिर क्या शुरू होती है एक ताबड़तोड़ फाइट। जॉनी अपनी डिटेक्टिव स्किल्स दिखाता है। एक को दीवार पर दे मारता है, दूसरे का जबड़ा तोड़ देता है। तभी तीसरा गुंडा बंदूक लेकर दरवाजा तोड़ता है। जॉनी उसे भी हवा में ही ढेर कर देता है। वो बड़े आराम से फ्रिज से बियर निकालता है, एक घूंट लेता है और इन गुंडों को धोना जारी रखता है। लेकिन तभी एक गुंडा जमीन पर गिरते हुए जॉनी की स्वर्गीय माँ की वेदी को गिरा देता है। माँ की तस्वीर को जमीन पर गिरा देख जॉनी की आंखों में खून उतर आता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस गुंडे का हाथ पकड़ता है और किचन में रखे चीज ग्रेटर पर उसके हाथ को बेरहमी से रगड़ देता है। चीखें गूंजती हैं और जॉनी तीनों को वहीं मौत के घाट उतार देता है। वो अपनी माँ की फटी हुई तस्वीर उठाता है जिसमें से उसके पिता का चेहरा कटा हुआ था। अब उसे हवाई जाना ही होगा। हवाई में वॉल्टर का अंतिम संस्कार चल रहा है। माहौल में अजीब सा तनाव है क्योंकि वहाँ सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि माफिया मिस्टर के सिंडिकेट के लोग भी काले चश्मे पहने खड़े हैं। असल में वॉल्टर एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जो इन अपराधियों के कई काले राजे जानता था। जेम्स की कजन नैनी धीरे से पूछती है, क्या जॉनी आ रहा है? जेम्स कहता है, कभी नहीं। लेकिन तभी एक महंगी गाड़ी रुकती है और धांसू एंट्री होती है जॉनी की। दोनों भाई जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं उनकी आंखों में पुरानी नफरत चमक उठती है। वे ताबूत के ठीक सामने खड़े होकर ही एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पादरी को बीच में टोकना पड़ता है, प्लीज थोड़ा सम्मान रखिए। गवर्नर पीटर जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, वॉल्टर के लिए 2 शब्द कहते हैं और वॉल्टर को दफना दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद सब जेम्स के घर पर मिलते हैं। ये कभी उनकी माँ का घर हुआ करता था। पुरानी यादें ताजा होते ही जेम्स का दर्द छलक पड़ता है। वह चिल्लाता है, तुम क्या जानो जॉनी, वॉल्टर ने मेरी माँ को तुम्हारी माँ के लिए छोड़ दिया था। मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था उसने, और मैं तब सिर्फ एक बच्चा था। लंच टेबल पर जॉनी सीधे मुद्दे पर आता है, मैं यहाँ रोने धोने नहीं आया हूँ जेम्स, मैं बुढ़े के कातिल को ढूंढने आया हूँ। कल रात याकुजा मेरे घर आए थे। जेम्स भड़क जाता है, मुझे पता था तुम जहाँ जाओगे तमाशा खड़ा करोगे। 20 साल बाद अचानक तुम्हें बाप की फिक्र हो रही है, तुम बस यहाँ मुश्किलें बढ़ाओगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। जॉनी उसकी आंखों में देखकर कहता है, जेम्स बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। लेकिन जेम्स ताना मारता है, भरोसा? तुम अपनी सगी माँ के कातिल को तो ढूंढ नहीं पाए और चले हो यहाँ डिटेक्टिव बनने। जॉनी गुस्से में वहाँ से निकलकर एक लोकल बार में चला जाता है। वहाँ एक आदमी आकर कहता है, मिस्टर के तुमसे मिलना चाहते हैं। जॉनी मना करता है, लेकिन बारटेंडर चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला देता है। जॉनी की आंखें बंद होने लगती हैं। जब उसकी आंख खुलती है
तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ मिस्टर के सामने बंधा होता है। मिस्टर के उसे घूरते हुए कहता है, तुमने मेरे आदमियों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। जॉनी जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, तुमने मेरी माँ को मारा था। मिस्टर के शातिराना ढंग से हंसता है, शायद हाँ या शायद नहीं। वो जॉनी को तुरंत हवाई छोड़ने को कहता है। जॉनी कहता है, मैं यहीं का हूँ। मिस्टर के क्रूरता से मुस्कुराता है, अब नहीं, और वो एक जलता हुआ गर्म हथियार जॉनी की गर्दन पर दाग देता है। चीख के साथ सीन कट होता है। उसे अल्टीमेटम मिला था, सिर्फ 7 दिन। जॉनी की आंख सुबह एक सुनसान बीच पर खुलती है, उसकी गर्दन पर जलने का गहरा निशान है। दूसरी तरफ जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से सीक्रेटली मिलता है और अपने पिता की पुलिस रिपोर्ट मांगता है। रेनार्ड उसे वार्निंग देता है, जेम्स, उस इलाके का ट्रैफिक कैमरा जानबूझकर खराब किया गया था। तुम दोनों भाई एक सोते हुए आदमखोर भालू को जगा रहे हो, वो तुम दोनों को चबा जाएगा। जेम्स बिना डरे जवाब देता है, रेनार्ड, मैं खुद वो भालू हूँ। जेम्स पुलिस स्टेशन से वॉल्टर का बचा हुआ सामान लेता है, जिसमें उसे एक अजीब पर्ची मिलती है जिस पर 12 रैंडम शब्द लिखे थे। उधर जॉनी वॉल्टर के पुराने और वीरान अपार्टमेंट में पहुंचता है। अंदर किसी के होने की आहट आती है। एक जवान लड़का अलमारियों में कुछ ढूंढ रहा था। जॉनी को देखते ही वो भागता है, लेकिन जॉनी उसे दबोच लेता है। लड़के का नाम था पिका। पिका घबराते हुए बताता है कि वो वॉल्टर के लिए हैकिंग और फोन टैपिंग का काम करता था। वॉल्टर ने उसे आखिरी काम एक केटरिंग कंपनी में नौकरी ढूंढने का दिया था, पर क्यों, ये उसे भी नहीं पता। जॉनी समझ जाता है कि यह लड़का काम का है, वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इधर जेम्स मर्डर वाली जगह के सामने वाले बार में जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज मांगता है तो बार वाले मना कर देते हैं। जेम्स चुपचाप नोटों की गड्डियां टेबल पर रखता है और कहता है, ये पैसे यहाँ होने वाली तोड़फोड़ के एडवांस डैमेज के लिए हैं, और वो फुटेज का डिवाइस छीन लेता है। तभी जॉनी को वॉल्टर के अपार्टमेंट में एक सर्फ बोर्ड के अंदर छिपा हुआ एक सीक्रेट नक्शा मिलता है। उस पर सरकारी सील थी। जॉनी तुरंत नैनी को फोन करता है, जो इस वक्त गवर्नर पीटर की एक बड़ी पॉलिटिकल रैली में उसकी असिस्टेंट बनकर काम कर रही थी। जॉनी कहता है, नैनी, इस नक्शे पर 8 अंकों का एक कोड है, जरा ऑफिस के डेटाबेस में चेक करो। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सामने जेम्स खड़ा था। जेम्स उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उस नीली वैन पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। ये कोई हिट एंड रन नहीं था, यह एक प्री प्लान मर्डर था। दोनों भाई कार में बैठकर सुराग की तलाश में निकलते हैं और आदत के मुताबिक बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर उनकी कार को जोरदार टक्कर मारती है। उस गाड़ी की खिड़की खुलती है और एक शूटर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। जेम्स तुरंत अपनी गन निकालता है और ड्राइवर को ठोक देता है। जॉनी चलती कार से बाहर कूदता है और कवर लेकर जवाबी फायरिंग शुरू करता है, लेकिन हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी जेम्स एक पागलपन भरा कदम उठाता है। वो अपनी कार की खिड़की से निकलकर छत पर चढ़ता है और पूरी रफ्तार में चल रही हमलावरों की गाड़ी के बोनट पर छलांग लगा देता है। जॉनी ये देखकर चिल्लाता है, जेम्स, कूद जाओ, और जॉनी उस गाड़ी के फ्यूल टैंक पर निशाना लगाकर फायर कर देता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है। हमलावरों की कार हवा में उड़ जाती है, लेकिन उस आग की लपटों में जेम्स की कार भी पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। जेम्स धुएं से खांसते हुए बाहर निकलता है और चिल्लाता है, साले, तुमने मेरी कार उड़ा दी। जॉनी हाँफते हुए मुस्कुराता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है भाई। बाद में डिटेक्टिव रेनार्ड उन्हें बताता है कि वे 4 याकूजा शूटर थे जिन्हें उन्होंने मार गिराया। वो जॉनी की तरफ देखता है और जेम्स के सामने एक सच रिवील करता है, जेम्स, तुम्हारा ये भाई कोई पुलिस वाला नहीं है, ये सस्पेंडेड है। रेनार्ड उन्हें आखिरी वार्निंग देकर चला जाता है। नैनी बताती है कि वो नक्शा मार्कस रोबिशो नाम के एक बहुत बड़े और रईस बिल्डर की जमीन का है। जेम्स का दिमाग तुरंत काम करता है। रोबिशो वहाँ एक बहुत बड़ा कैसीनो बना रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हवाई के कानून के मुताबिक जुआ खेलना पूरी तरह गैर कानूनी है। अगले दिन दोनों भाई उस साइड पर जाते हैं जहां लोकल हवाईयन लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बताते हैं कि अमीर लोग उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। तभी पिका का फोन आता है, बॉस, पुलिस को समुद्र में वही नीली वैन और उसकी डिक्की में ड्राइवर की लाश मिली है। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि गवर्नर के ऑफिस का एक मामूली अकाउंटेंट था, यानी सबूत मिटाने के लिए उसे भी मार दिया गया। जॉनी पिका से कहता है, इस साजिश के पीछे हायाशी इंपोर्ट्स नाम की कंपनी है, उसकी कुंडली निकालो। रोबिशो के आलीशान बंगले पर एक हाई प्रोफाइल वीआईपी पार्टी चल रही है। पिका वहां पहले से ही वेटर बनकर अंदर घुस चुका है। जल्द ही जॉनी और जेम्स भी वेटर के कपड़ों में आ जाते हैं। पिका उन्हें देखकर दबी आवाज में मजाक करता है, तुम दोनों प्लीज एक दूसरे से दूर रहो, साथ में तुम दोनों द रॉक के जुड़वा बेटे लगते हो, पकड़े जाओगे। पार्टी में जॉनी की मुलाकात रोबिशो की खूबसूरत वाइफ मोनिका से होती। जॉनी बातों बातों में फ्लर्ट करते हुए उससे सच उगलवा लेता है। मोनिका बताती है कि उसने ही वॉल्टर को अपने पति पर नजर रखने के लिए हायर
फायर किया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वॉल्टर मारा जा चुका है। वो डरते हुए कहती है, मैं रोबिशो से तलाक ले रही हूँ। मेरे पास उसके कुछ ऐसे काले राज हैं कि अगर उसे पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कल मुझसे अकेले में मिलना। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रोबिशो के तगड़े गार्ड्स जॉनी और जेम्स को पकड़ लेते हैं और सीधे रोबिशो के सामने ले जाते हैं। रोबिशो एक साइको किलर की तरह मुस्कुरा रहा था। जेम्स की नजर अचानक टेबल पर पड़ती है। वहाँ कांच के जार में किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां रखी थीं। रोबिशो कहता है, वॉल्टर को उसके काम का पूरा पैसा मिल चुका था। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इसी में भलाई है। वे किसी तरह वहां से बाहर निकलते हैं। अभी वे बंगले के बाहर पहुंचे ही थे कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। जॉनी और जेम्स भागकर देखते हैं। रोबिशो की वाइफ मोनिका को ऊंची बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक दिया गया था। उसकी लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। इस बेरहमी को देखकर जॉनी का खून खौल उठता है। वो होश खो बैठता है और अकेले ही रोबिशो के गार्ड्स पर टूट पड़ता है। वो कईयों को पीटता है, लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड उसे टेजर गन से बिजली के झटके देता है। जॉनी तड़पकर बेहोश हो जाता है। रोबिशो पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देता है। अगली सुबह गवर्नर पीटर खुद पुलिस स्टेशन आकर जॉनी की जमानत करवाते हैं। पीटर दोनों भाइयों को अकेले में ले जाते हैं और कहते हैं, वॉल्टर के अंदर एक अंधेरा था जिसने उसकी जिंदगी की हर अच्छी चीज को खत्म कर दिया। वही अंधेरा मुझे तुम दोनों में भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो वॉल्टर के पास कभी नहीं थी, एक भाई, साथ रहना। जेल के बाहर आते ही जेम्स का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जॉनी को धक्का देता है और चिल्लाता है, तुम्हारी इस मनमानी की वजह से आज वो औरत मारी गई। इन सब से हमारी माँ वापस नहीं आने वाली। जॉनी! जॉनी का सब्र का बांध टूट जाता है। वो जेम्स के मुंह पर एक जबरदस्त घूंसा जड़ देता है। जेम्स पहले तो सिर्फ खुद को बचाता है, लेकिन जब जॉनी नहीं रुकता तो जेम्स भी उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। दोनों भाई बीच सड़क पर एक दूसरे का खून बहाने लगते हैं। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, सालों का दबा हुआ दर्द था। जेम्स हाँफते हुए चिल्लाता है, दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्यों नफरत करते हो मुझसे? जॉनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए चिल्लाता है, वो कौन सा बड़ा भाई होता है जेम्स, जो अपने छोटे भाई को तब अकेला छोड़ देता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। माँ के मरने के बाद तुमने मुझे खुद से दूर ओक्लाहोमा भेज दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया। यह सुनकर जेम्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो जॉनी का कॉलर पकड़ता है और रोते हुए कहता है, क्योंकि सिंडिकेट के लोग तुम्हें जेल के अंदर ही जान से मारने वाले थे जॉनी। मुझे धमकियां मिल रही थीं। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें खुद से दूर भेजना पड़ा। मैं एक बड़ा भाई होने का फर्ज निभाने में नाकाम रहा। मुझे माफ कर दो। यह सच सुनते ही जॉनी स्तब्ध रह जाता है। सालों की गलतफहमी एक पल में दूर हो जाती है। दोनों भाई रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वे कसम खाते हैं कि अब चाहे जो हो जाए वे मिलकर अपनी माँ और पिता के कातिलों को घुटनों पर लाएंगे। तभी जॉनी का फोन बजता है। उसकी गर्लफ्रेंड वेलेंटीना का फोन था। वो कहती है, जॉनी, मैं ओक्लाहोमा वाले घर में अपना सामान लेने आई थी। यहाँ हवाई से आया हुआ वॉल्टर का एक पार्सल मिला है। इसके अंदर एक सीक्रेट पेन ड्राइव है। जॉनी चिल्लाता है, वेलेंटीना, पहली फ्लाइट पकड़ो और तुरंत हवाई आओ। वे उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। पिका तुरंत अपना लैपटॉप निकालता है, लेकिन पेन ड्राइव को खोलने के लिए 12 शब्दों के पासवर्ड की जरूरत थी। जेम्स का दिमाग चमकता है। वो अपनी जेब से वॉल्टर के सामान से मिली वो अजीब पर्ची निकालता है। पिका वो 12 शब्द टाइप करता है और एक्सेस ग्रांटेड। पेन ड्राइव खुल जाती है, लेकिन खुश होने का वक्त नहीं था। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होती है। एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर आ जाता है और अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। वेलेंटीना बिना डरे कार की स्टीयरिंग संभालती है। तभी रास्ते में निंजा बाइकर्स का एक पूरा गैंग उनका पीछा करने लगता है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला कार चेस। गोलियां चल रही हैं, शीशे टूट रहे हैं। वेलेंटीना अचानक ब्रेक मारती है, कार को रिवर्स गियर में डालती है और चालाकी से 2 बाइकर्स को कुचल देती है। जेम्स कार की खिड़की से बाहर निकलता है, अपनी मरीन ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और सीधे हेलीकॉप्टर के रोटर पर सटीक निशाना लगाता है। हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो सीधा उनकी कार की तरफ क्रैश होता है, लेकिन वेलेंटीना आखिरी सेकंड में कार को मोड़ लेती है। बूम! हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ जाते हैं और वे बाल बाल बच जाते हैं। एक सेफ जगह पर रुककर पिका डेटा चेक करता है। वेलेंटीना फाइल्स देखकर दंग रह जाती है। जॉनी, ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के पेपर्स हैं। इसमें पूरे $12 मिलियन सीधे गवर्नर पीटर के सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। अब पूरी तस्वीर साफ थी। रोबिशो को अवैध कैसीनो बनाने के लिए गवर्नर पीटर का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उसने करोड़ों की रिश्वत दी। वॉल्टर को एक डिटेक्टिव के तौर पर इस साजिश का पता चल गया था, इसलिए गवर्नर और रोबिशो ने मिलकर उसका मर्डर करवा दिया। जब दोनों भाई जोश में घर लौटते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके पैर तले जमीन खिसक जाती। घर का सामान बिखरा पड़ा था। जेम्स की वाइफ इला गायब थी। जेम्स भागकर बाथरूम में जाता है जहाँ उसके बच्चे
बुरी तरह डरे हुए सहमे बैठे थे। उसका बेटा रोते हुए कहता है, पापा कुछ गंदे लोग आए थे और वो मम्मा को ले गए। तभी जॉनी के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। स्क्रीन पर रोबिशो का चेहरा था और पीछे जेम्स की वाइफ ईला और उनकी कजन नैनी कुर्सियों से बंधी थी। रोबिशो कहता है, अगर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो वो पेन ड्राइव लेकर मेरे पुराने ठिकाने पर आ जाओ। अब दोनों भाइयों के सिर पर खून सवार हो चुका था। उनके अंदर का मरीन और डिटेक्टिव जाग चुका था। वे भारी हथियारों, शॉटगन्स और ग्रेनेड से लैस होकर रोबिशो के उस आलीशान बंगले पर धावा बोल देते हैं। अंधेरा हो चुका है। दोनों भाई कमांडो स्टाइल में बंगले के अंदर घुसते हैं। बिना एक भी आवाज किए वे एक एक करके गार्ड्स की गर्दन मरोड़ना शुरू करते हैं। पूरे बंगले में लाशों का ढेर लगने लगता है। जेम्स लाइटमैन स्विच ऑफ कर देता है। स्विमिंग पूल का पानी गार्ड्स के खून से लाल हो जाता है। रोबिशो घबराकर अपने सबसे खतरनाक जापानी फाइटर नाकामुरा और याकुजा के गुंडों को भेजता है। जेम्स एक आदमखोर भालू की तरह उन पर टूट पड़ता है। वो एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और दुश्मनों की हड्डियां तोड़ना शुरू करता है। जॉनी कवर फायर देता है। वे रोबिशो के कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं और ईला और नैनी को सेफली आजाद करा लेते हैं। ईला जेम्स का हाथ पकड़कर कहती है, मैं ठीक हूँ जेम्स, तुम जाओ और जॉनी का साथ दो। दूसरी तरफ रोबिशो अपने पैसे लेकर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अंधेरे से जॉनी निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रहे हो रोबिशो? दोनों के बीच एक खूनी और आखिरी लड़ाई शुरू होती है। रोबिशो मार्शल आर्ट्स में माहिर था। वो जॉनी पर भारी पड़ने लगता है। वो जॉनी को बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा देता है। जॉनी के मुंह से खून बह रहा था। रोबिशो उसकी छाती पर पैर रखता है और हंसते हुए ताना मारता है, तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों कीड़े मकोड़े मुझे रोक लोगे? साल भर के अंदर ठीक इसी जगह मेरा आलीशान कैसीनो खड़ा होगा। तुम्हारा बाप भी बेकार मरा और आज तुम दोनों भाई भी यहीं मरोगे। लेकिन तभी जॉनी दर्द में भी जोर से हंसने लगता है। उसकी यह हंसी देखकर रोबिशो का माथा ठनकता है। हंस क्यों रहे हो तुम? जॉनी धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाता है। उसकी उंगलियों में एक मेटल की रिंग फंसी। वो रोबिशो के ही सीने पर बंधे सुसाइड वेस्ट के ग्रेनेड की सेफ्टी पिन थी। जॉनी ने फाइट के दौरान चुपके से उसे निकाल लिया था। जॉनी मुस्कुराकर कहता है, शायद हाँ या शायद नहीं। रोबिशो के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। जॉनी तुरंत पीछे की तरफ छलांग लगाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। रोबिशो के परखच्चे उड़ जाते हैं। ब्लास्ट का शॉकवेव जॉनी को उड़ाकर सीधे गहरे पानी के पूल में फेंक देता है। जॉनी जख्मी था। वो पानी में डूबने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी पानी में एक जोरदार छलांग लगती है। वो जेम्स था। जेम्स पानी की गहराइयों में जाता है और अपने छोटे भाई जॉनी को पकड़कर मौत के मुंह से बाहर खींच लाता है। वो उसे पुल के किनारे लेटाता है और उसकी छाती को पंप करने लगता है। जॉनी, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उठो भाई। जॉनी अचानक मुंह से पानी बाहर फेंकता है और खांसते हुए लंबी सांस लेता है। वो जेम्स को देखकर मुस्कुराता है, तुमने फिर मेरी जान बचा ली भाई। जेम्स उसे गले लगा लेता है। अगले दिन की सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। टीवी पर न्यूज चल रही है। भ्रष्ट गवर्नर पीटर को हथकड़ियां पहनाकर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। रोबिशो का पूरा सिंडिकेट तबाह हो चुका है। हवाई के उसी खूबसूरत बीच पर दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान है। उन्होंने आखिरकार अपने माता पिता को न्याय दिला दिया था और हमेशा के लिए एक हो गए थे। और यहीं पर खत्म होती है दो भाइयों के बदले खून और कभी न टूटने वाले भरोसे की यह रोमांचक कहानी। कहानी खत्म, पैसा हजम। अगर मजा आया तो लाइक बटन को तोड़ दो और ऐसी ही धमाकेदार समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।